Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about NCERT's Jadui Pitara. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to एजुकेशन सेगमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, एनईपी 2020। देखिए, साल 2017 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी फॉर ड्राफ्टिंग न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन साहब, और इस कमेटी ने 2019 में अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि कैसे एजुकेशन के अंतर्गत बदलाव लाने चाहिए भारत के अंदर। और भारत सरकार ने के कस्तूरी रंजन कमेटी के सजेशंस को अडॉप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो साल 2020 से भारत के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनईपी। तो इसका जो की फीचर था वो देखते हैं। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अडॉप्ट की गई, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये सजेस्ट की गई है कि हमारे देश के अंदर जो स्कूलिंग सिस्टम है 10+2 स्ट्रक्चर वाला, उसको बदल करके कर दिया जाए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 6th ईयर में जाकर के पढ़ाई शुरू होती है। ट्रेडिशनल तरीका का स्ट्रक्चर यही है, और 6 साल से लेकर के 16 साल तक की उम्र तक हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर 16 से 18 साल की उम्र में हम लोग क्लास 11th एंड 12th कवर करते हैं, विच इज एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर। लेकिन एज पर एनईपी 2020 इस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे बदल करके कुछ ऐसा अडॉप्ट करना है। 5 में भी 2 कंपोनेंट हैं, 3+2। तो 3 होगा प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो आंगनवाड़ी में या बाल वाटिका में बच्चों को दिया जाएगा 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को। फिर 3+2, ये जो नेक्स्ट 2 इयर्स होंगे पहले ब्लॉक के अंदर, उसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 2 तक की पढ़ाई कराई जाएगी 6 से 8 साल के बच्चों को, और इस पढ़ाई को कहा जाएगा फाउंडेशनल पढ़ाई। फिर 3 साल की पढ़ाई होगी 3rd से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक की, फॉर एज 8 to 11 ईयर ऑफ चिल्ड्रन, और इस पढ़ाई को कहा जाएगा प्रिपरेटरी। फिर और 3 साल की 6 to 8, एज 11 to 14 के लिए विल बी नोन एज मिडिल एजुकेशन। और फिर 4 साल की पढ़ाई होगी जिसको कहा जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम 9 to 12 फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 14 to 18। और सब में अलग अलग फोकस भी रहेगा। जैसे फाउंडेशनल लेवल पे प्ले बेस्ड लर्निंग पे फोकस रहेगा, खिलाते कुदाते हुए बच्चों को हंसी मजाक में ही कुछ कुछ नई नई चीजें सिखा दी गई, सोचने का तरीका उनका थोड़ा सा डेवलप किया गया। फिर जो प्रिपरेटरी स्टेज है वहां पे भी प्ले बेस्ड लर्निंग पे फोकस रहेगा, एट द सेम टाइम सम एक्टिविटी बेस्ड या इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग रहेगी। फिर मिडिल स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस मैथ्स, मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस रहेगा। और फिर सेकेंडरी लेवल पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, अलग अलग फील्ड की स्टडी और उनके बीच में इंटर रिलेशंस। ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं, उन सारे सब्जेक्ट से बीच में को रिलेशंस भी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक नया स्ट्रक्चर है जिसको धीरे धीरे अब पूरे भारत भर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है एट द स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल के एजुकेशन में बहुत ही फंडामेंटल बदलाव के सजेशंस दिए गए हैं एनईपी 2020 में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फाउंडेशनल लर्निंग है या प्रिपरेटरी लर्निंग है बच्चों की, यहाँ पे फन बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो फन बेस्ड लर्निंग में भी, उसमें भी ज़्यादातर फाउंडेशनल जो लर्निंग है 5 साल जहाँ बच्चे बिताएंगे, 3 साल से लेकर के 8 साल के उम्र के बच्चे, इनको फन बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है। तो इसके लिए फिर एनसीईआरटी ने डेवलप किया है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8। तो फाउंडेशनल लर्निंग के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएं कि बच्चे जो है हंसी मजाक में, खेल कूद में ही कुछ नई नई चीजें सीखें, उसके लिए एनसीईआरटी ने एक अलग से फ्रेमवर्क डेवलप किया है। और
इस फ्रेमवर्क ने फिर एक नया सेटअप डेवलप किया जिसका नाम है जादुई पिटारा। तो भले आप इस फ्रेमवर्क का नाम भूल जाओ, आप सरल भाषा में याद रखो कि एनसीईआरटी ने ये जो 5 साल उम्र है पढ़ाई की, साल 3 से लेकर के 8 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए, उनके फन बेस्ड लर्निंग के लिए एनसीईआरटी ने डेवलप किया है जादुई पिटारा। एनसीईआरटी की एक फ्रेमवर्क है ये, बट आप ये नाम ना भी याद रखो तो भी याद रख पाओ कि 3 साल से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लर्निंग वाले स्टेज में फन बेस्ड लर्निंग के लिए एनसीईआरटी हैज डेवलप्ड जादुई पिटारा, तो भी काफी है। जादुई पिटारा है क्या? जादुई पिटारा बेसिकली 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों को प्ले बेस्ड फन बेस्ड लर्निंग कराने के लिए एक पूरा का पूरा सेटअप है, जिसमें अल्फाबेट्स होंगे, फिर ऐसे टॉयज होंगे जिनकी मदद से बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। तो दिस जादुई पिटारा वाज लॉन्च्ड इन 2022 बाय एनसीईआरटी। इस जादुई पिटारा का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन या डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया नवंबर 2023 में, जिसकी मदद से मोबाइल फ़ोन के थ्रू या रेडियो या टीवी के थ्रू भी बच्चे कुछ कार्टून वगैरह देख करके नई-नई चीज़ें सीख पाएँगे। तो इस तरीके से हमने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है एट स्कूल लेवल, उसके बारे में, और उसके अलावा वी अंडरस्टूड अबाउट जादुई पिटारा। जादुई पिटारा के बारे में बातचीत इसलिए हो रही है इस आर्टिकल में क्योंकि हाल फिलहाल में हम लोग 11 जून को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के कॉन्टेक्स्ट में ही फिर ये आर्टिकल आया कि कैसे बच्चों को खेलते हुए हंसी मजाक में ही चीज़ें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है कि ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें जो पहला स्टेज है लर्निंग का, फाउंडेशनल लर्निंग फॉर एज 3 टू एज 8 ईयर्स के बच्चों के लिए, वहाँ पे ऑलरेडी इस पे फोकस किया जा रहा है प्ले बेस्ड लर्निंग कराने के लिए, और उसमें एक सेटअप डेवलप किया है जादुई पिटारा एनसीईआरटी ने, और उसका डिजिटल वर्जन है ई जादुई पिटारा। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी तो उस साल यूपीएससी ने उस पर प्रश्न पूछा था मेंस में कि कैसे यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एचडीजी नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को अटेन करने में मदद करेगा। तो एचडीजी नंबर 4 है फोकस एट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो एनईपी है वो भी इसी चीज को इंश्योर कराना चाहता है कि कैसे सारे बच्चों को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए इन इंक्लूसिव मैनर। उस पर यह प्रश्न था, मैंने आंसर थोड़ा हिंट्स के फॉर्म में दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। मैंने क्लास में भी बार बार कहा है स्टूडेंट्स, अगर आप आंसर पढ़ करके, हिंट्स पढ़ करके भी आंसर लिख रहे हैं तो भी सीधा सीधा देख देख करके प्लीज मत लिखिएगा। एक बार आंसर पढ़ लीजिए, फिर हिंट्स को बंद कर दीजिए और आपको जितना समझ आया उसके बेसिस पे आप लिखिए। देख देख करके लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। बट एक बार पढ़ सकते हैं आप हिंट्स, उसके बाद इस हिंट्स को बंद कर दीजिए और फिर आंसर लिखिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट म्यांमार क्राइसिस इंपैक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में 1-1.5 महीने पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिटेल में देखा था। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि उससे रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है जो आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आया। भारत सरकार की एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया 1992 में, क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, तब तक इंडिया हेवली इंटीग्रेटेड था सोवियत यूनियन के साथ, और उसके अलावा इंडिया के अंदर भी एक तरीके की क्लोज्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती थी। इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी लिमिटेड था, इनवर्ड लुकिंग था। बट 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, प्लस भारत के अंदर इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, तो इंडिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटीग्रेट with other economies of the world in order to have market access plus investment opportunities for India। इस उम्मीद से भारत ने स्टार्ट की लुक ईस्ट पॉलिसी विथ एन एम ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज होते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं 10, इन्होंने आपस में ग्रुप बनाया है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 आसियान कंट्रीज हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस।
तो इन देशों के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए भारत लेकर के आया लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1992 आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। और आसियान कंट्रीज के साथ फिर हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काफी मजबूत भी हुए आफ्टर दस लुक ईस्ट पॉलिसी। हमारा ट्रेड मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गया। उसके अलावा आसियान कंट्रीज के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की साल 2012 में। आसियान कंट्रीज ने हमें एक लार्जर फोरम में भी एंट्री दिलाई जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट 18 देशों की ग्रुपिंग है जिसमें 10 तो आसियान कंट्रीज हो गए, उसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, रसिया, यूएस जैसे देश हैं। भारत को इसमें इंक्लूड कराया गया और इसके साथ ही आसियान कंट्रीज +8 जो मिल करके ईस्ट एशियन समिट होती है वो ग्रुप बन गई। तो आप कह सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण भारत को इकोनॉमिक फायदा हुआ, मल्टीलैटरल फोरम्स में इंटीग्रेट होने का मौका मिला, जैसे ईस्ट एशिया समिट 18 देशों की ये समिट है। तो ईस्ट एशिया समिट पे वैसे यूपीएससी ने 2015 में प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा था। मैंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी कराया है 1.5 महीने पहले, इसलिए आज वो क्वेश्चन नहीं दूंगा, आज कोई दूसरा क्वेश्चन दूंगा प्रीलिम्स प्रैक्टिस करने के लिए। देखते हैं आगे। तो हमने देखा लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, फिर हमने देखा कि कैसे लुक ईस्ट का हमें फायदा मिला, इकोनॉमिक फायदा और मल्टीलैटरल फोरम्स को ज्वाइन करने का फायदा। लेकिन फिर साल 2014 में भारत सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में मेन अंतर बस है एरियाज का ऑफ फोकस एंड कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे लुक ईस्ट में वी मेनली एम्फेसाइज्ड ऑन आसियान कंट्रीज, जबकि एक्ट ईस्ट के अंतर्गत वी फोकस ऑन हैविंग कोऑर्डिनेशन नॉट जस्ट विथ आसियान कंट्रीज बट आल्सो विथ अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जापान एंड कोरिया। दूसरा, लुक ईस्ट में वी वर लुकिंग मेनली फॉरवर्ड टू हैव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ आसियान कंट्रीज, बट एक्ट ईस्ट में वी लुक फॉरवर्ड फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन एज वेल। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसका मुख्य मकसद लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड करने के पीछे मेन कारण है चाइना के एग्रेसिवनेस को काउंटर करना। क्योंकि चाइना ने अपना एग्रेशन दिखाना शुरू किया साउथ चाइना सी में, ये 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिया, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया इनटू 10 डैश लाइन। तो चाइना को चैलेंज करने के लिए नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इन सारे देशों के साथ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता था, और इसलिए हमने अपने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया इनटू एक्ट ईस्ट। क्योंकि अगर चाइना साउथ चाइना सी में पूरी तरह से डोमिनेंट हो गया तो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल हो जाता चाइना का, बिकॉज साउथ चाइना सी इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। ये सब चीजें हमने कुछ दिनों पहले ही देखी थी न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आप कह सकते हैं कि चाइनाज अग्रेशन in South China Sea has been one major motivator behind India's upgradation of its Look East policy into Act East policy. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आसियान के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है वो तो है ही, प्लस हमने बाकी रसिया के साथ उसके फार ईस्ट रीजन में एंगेजमेंट करना शुरू किया, सिक्योरिटी एंगेजमेंट हमने शुरू किया। ये सब चीज़ें मैं थोड़ा फास्ट तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 1 महीने पहले ही ये सारी चीज़ें हमने कराई हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। बस हमने इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने शुरू किए इन ऑर्डर टू इंक्रीज और इम्प्रूव आवर कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ला रहे हैं उनमें से 2 मुख्य हैं, IMT ट्राई लैटरल हाईवे एंड कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। IMT ट्राई लैटरल हाईवे स्टैंड्स फॉर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे। ये जो IMT ट्राईलैटरल हाईवे है इट विल स्टार्ट फ्रॉम मोरे रीजन ऑफ मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया, विल कनेक्ट टू मांडले इन म्यांमार, देन यांगून इन म्यांमार एंड देन टू माइसोट रीजन ऑफ थाईलैंड। एक हाईवे डेवलप कर रहा है भारत इन ऑर्डर टू डेवलप इट्स कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मेनली म्यांमार एंड थाईलैंड। उसके अलावा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत का जो ईस्टर्न स्टेट है वेस्ट बंगाल उसका पोर्ट कोलकाता को कनेक्ट करेगा मिजोरम के कैपिटल रीजन ऐजवाल से।
कैसे? थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए इसका नाम है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। तो कोलकाता से फिर रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग पहुंचेंगे कोस्टल एरिया में, फिर वहां से सी रूट के थ्रू हम लोग यहाँ पहुंचेंगे सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, फिर सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार से फिर रिवराइन रूट जो कालादान रिवर पे होगा म्यांमार में, उसके थ्रू हम लोग पहुंचेंगे पलेटुआ, फिर पलेटुआ कलेटुआ हाईवे इन म्यांमार से हम पहुंचेंगे फिर इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, एंड देन इंडिया के अंदर हाईवेज की मदद से कनेक्ट किया जाएगा इसको टू आइजवाल। इससे भारत की ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से मजबूत होगी थ्रू दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट लगभग बन करके तैयार है, लेकिन इनके एप्लीकेशन में एक हिंड्रेंस आ रही है, और वो हिंड्रेंस आ रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर पिछले लगभग 3 सालों से एक कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि साल 2021 में म्यांमार के अंदर वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया फोर्सफुली बाय द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार, और उन्होंने मिल करके वहां पे मिलिट्री बेस्ड एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जिसका नाम है मिलिट्री जुंता। मिलिट्री जुंता इज ए गवर्नमेंट लेड बाय कमिटी ऑफ मिलिट्री लीडर्स। अब और उनका अपना कुछ आर्ग्यूमेंट है, जब भी मिलिट्री कू होता है जहां पे मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देती है और पावर अपने हाथ में ले लेती है, तो कुछ ना कुछ तो वो रीजन देंगे ही, एक्सक्यूज देंगे ही, आप कह सकते हैं। एक्सक्यूज उन्होंने ये दिया कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है सो कॉल्ड एनएलडी की, जो पार्टी एनएलडी थी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी जो सरकार है ये करप्ट है और इसने बेईमानी करके इलेक्शन जीता है, रिग्ड इलेक्शन करा करके इलेक्शन जीता है, इसलिए इसका हक नहीं बनता है वहां पे रूल करने का, और इसलिए हमने इसको हटा करके पावर अपने हाथ में ले लिया। बट म्यांमार की हिस्ट्री ऐसी ही रही है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 1990s तक म्यांमार में मिलिट्री जनता का ही राज रहा है। वहां पे मिलिट्री जो है वो एक नहीं दूसरा बहाना ढूंढते रहती है वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा करके पावर अपने हाथ में लेने के लिए। तो वापस से 2021 में वहां के मिलिट्री जनता ने वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर पार्टी एनएलडी उसको हटा करके पावर अपने हाथ में ले लिया। तब से मिलिट्री जनता के जो कैडर्स हैं यानी कि आर्मी वाले लोग हैं और वहां के जो सिविलियन पॉपुलेशन है हु आर सपोर्टर ऑफ एनएलडी पार्टी, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है म्यांमार में। तो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है म्यांमार में। इस कारण से ये दोनों जो प्रोजेक्ट बन करके तैयार भी हो गए हैं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एंड आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, बट फिर भी इनका इस्तेमाल करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन रेडी नहीं हो रहे। भाई प्रोजेक्ट इसलिए बनाए जाते हैं, रोडवेज इसलिए बनाए जाते हैं, सी रूट्स या रिवराइन रूट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसके थ्रू बिजनेस प्रमोट हो। बट बिजनेसेस प्रमोट करने के लिए एक प्री कंडीशन होने चाहिए, स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो इन दोनों ही जगहों पे है नहीं। जहां से भी ये हाईवेज गुजर रहे हैं या कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट गुजर रहा है वो म्यांमार के थ्रू होकर गुजर रहा है और म्यांमार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी खराब है। और यही कारण है कि दोनों प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो गए, फिर भी इनका कोई इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा है। और ये एक मेजर हिंड्रेंस निकल कर के आ रहा है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए म्यांमार इज आवर गेटवे। म्यांमार ही हमारा गेटवे है जो कनेक्ट करेगा हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। और ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दे आर की फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और उनका यूटिलाइजेशन ना करना बाय बिजनेसेस बिकॉज ऑफ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन म्यांमार is hindrance for India's implementation of Act East policy। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन कर लिया है। तो क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस वो समझते हैं। ये एक इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट सिस्टम है। देखिए, जैसे भारत के अंदर यूपीआई है जिसकी मदद से हम लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यूपीआई जो है भारत की, इसको कहा जाता है फास्ट पेमेंट सिस्टम, एफपीएस।
तो जैसे हमारे यहाँ पे यूपीआई है, वैसे ही कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इनकी भी अपनी फास्ट पेमेंट सिस्टम है, उनका कुछ अलग अलग नाम है। इन सबको कनेक्ट कर दिया गया है अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस। और इनको कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा कि अब जिस तरीके से हम लोग अपने देश के अंदर फास्ट पेमेंट कर पाते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूजिंग यूपीआई, अब हम लोग मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के लोगों को भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे इन सच ए फास्ट मोड, because India's fast payment system, that is UPI, has been connected with fast payment system of Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand under Project Nexus। और इसकी मदद से अब पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट किया जा सकता है इन फास्ट मैनर। अर्लियर जो चैलेंजेस थे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, जो अभी भी बाकी देशों के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में हम फेस करेंगे, वो होगा लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। यहाँ का फास्ट पेमेंट सिस्टम वहाँ चलता नहीं है। दूसरे जो मेथड्स हैं दे आर वेरी स्लो एंड एक्सपेंसिव। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल स्टेप्स सच एज करेंसी कन्वर्जन, यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप पेमेंट करेंगे रुपए में, वहाँ पे उनके लोकल करेंसी में पेमेंट हो जाएगा। डिफिकल्ट टू स्केल, मतलब ट्रांजेक्शन्स की लिमिटेशंस रहती थी, यहाँ पे वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगी अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस। धीरे धीरे प्रोजेक्ट नेक्सस को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बाकी देशों के साथ भी एक्सटेंड करने की बात चल रही है। तो इसमें अगला देश हो सकता है इंडोनेशिया। प्रोजेक्ट नेक्सस को डेवलप किया है इनोवेशन हब यूनिट ऑफ BIS ने, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने। तो आई होप कि आपको प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में समझ आ गया। तो अब हम लोग समझेंगे BIS के बारे में, जिसके एक यूनिट ने डेवलप किया है प्रोजेक्ट नेक्सस को, जिसकी मदद से अब इंडिया का फास्ट पेमेंट सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा विद सम ऑफ द फास्ट पेमेंट सिस्टम्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। BIS के बारे में समझते हैं। BIS एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको 1930 में बनाया गया था एंड इट इज लोकेटेड एट बेसेल, स्विट्जरलैंड। BIS का काम है दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे RBI है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप कराना, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज ये इम्प्लीमेंट कराता है, उसमें कोऑर्डिनेशन डेवलप कराता है फॉर ट्रांजैक्शन इन गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ये BIS कराता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, पूरे दुनिया भर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल तरीके से चलता रहे, इसके लिए BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है बेसेल कमेटी। और ये बेसेल कमेटी टाइम टू टाइम बेसेल नॉर्म्स अनाउंस करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सेफ बैंकिंग। कैसे ISO होता है जो स्टैंडर्डाइजेशन देता है कि ये स्टैंडर्ड अगर मेंटेन किया जाए तो इसका मतलब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेफ है, स्ट्रांग है, वैसे ही बेसेल कमिटी विच इज क्रिएटेड इनसाइड BIS, और बेसेल कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके हेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से RBI के गवर्नर एंड ऑल। बेसेल कमेटी जो BIS के अंदर की एक कमेटी है, वो टाइम टू टाइम बेसेल नॉर्म्स देती है। बेसेल नॉर्म्स क्या होते हैं? ये वो नॉर्म्स हैं या वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो फिर बैंक्स सुरक्षित रहेंगे फ्रॉम एनी फेलियर। तो बेसेल नॉर्म्स आर released by Basel Committee of BIS, which are set of standards developed for banks। दुनिया के जो भी बैंक्स उसको फॉलो करेंगे फिर वो फेलियर के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो बेसेल नॉर्म्स तो मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिया गया एट बेसेल कमेटी ऑफ BIS, फिर अपने अपने देशों में इन बेसेल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी होती है उन देश की सेंट्रल बैंक्स की। जैसे हमारे देश के अंदर बेसेल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी RBI की, वो बैंक्स के ऊपर धीरे धीरे बेसेल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कराएंगे। और इस तरीके से भारत के अंदर जब सारे बैंक्स बेसेल नॉर्म्स कंप्लायंट हो जाएंगे तो वी कैन से कि नाउ इंडियन बैंक्स आर मोर स्टेबल एंड मोर रोबस्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ थ्रेट ऑफ फेलियर। आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है। बेसेल नॉर्म्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29 फरवरी 2024, टॉपिक नंबर 3।
अगर आपको बेसल नॉर्म्स को डिटेल में समझना है तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। आज हमने सीखा प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में, इसको डेवलप किया है बीआईएस ने। इसी से लगे हुए मैंने आपको बता दिया कि बीआईएस ने एक और काम किया है। बीआईएस के अंदर एक कमेटी होती है बेसल कमेटी, और बेसल कमेटी बेसल नॉर्म्स देती है। अभी तक 3 नॉर्म्स दिए जा चुके हैं बेसल के अंदर, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। Please look into the newspaper analysis of 29th February if you want to know more about Basel norms. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रेन इम्प्लांट फॉर एपिलेप्टिक सीजर्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। एपिलेप्सी क्या होता है? तो एपिलेप्सी के कारण कभी कभार इरेगुलर न्यूरल, यानी कि दिमाग के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। इरेगुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप्स इन एपिलेप्सी विच इज अ कंडीशन, मतलब एक तरीके की आप कह सकते हैं एक बीमारी है जो एपिलेप्सी में डेवलप होती है, जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सडनली जनरेट होते हैं ब्रेन के अंदर, और ये फिर एकाएक से इंसान के अंदर सीजर्स मतलब झटके उसको लगते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर एक तरीके का इरेगुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है दैट लीड्स टू जर्किंग ऑफ आर्म्स लेग्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। दिमाग के अंदर एबनॉर्मल तरीके से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाते हैं इनसाइड द न्यूरॉन्स दैट लीड्स टू जर्किंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रिकरिंग सीजर्स, लगातार झटके लगते हैं इंसान को, टेम्पोररी कंफ्यूजन हो जाता है इंसान को, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। ये सब होता है इन एपिलेप्सी। सो इट्स अ कंडीशन, एक तरीके की आप कह सकते हैं बीमारी है, a medical condition where sometimes irregular electrical signals causing lot of seizures, झटके, stiffening of arms, muscles, confusion, आप कह सकते हैं कि इंसान अनफेज्ड हो जाता है, मतलब आसपास की इवेंट्स को समझ नहीं पाता है। तो as I told you, it is caused by abnormal electrical activity in the brain. इसके कारण काफी सारी और भी चीजें हो सकती हैं। दिमाग में एबनॉर्मल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए, आप मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको एपिलेप्सी के झटके लगे, अगर सीजर्स आए तो दैट माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। आप स्विमिंग कर रहे हैं तो इट माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्राउनिंग बिकॉज अ पर्सन बिकम्स अनफेज्ड, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, वो छत से गिर सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी सीजर्स। कम से कम 50% केसेस में तो पता ही नहीं होता है कि आखिर ये एपिलेप्सी सीजर्स आ ही क्यों रहे हैं, ये झटके लग ही क्यों रहे हैं। बट हाँ, कुछ केसेस में पता चल जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस एपिलेप्सी। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर है या कुछ इन्फेक्शन हो गया ब्रेन के अंदर, या कभी कभार जेनेटिक रीजंस होते हैं बिहाइंड एपिलेप्सी। अब करंट न्यूज देखते हैं। यूके में एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया गया है, जिसके अंदर ब्रेन में ही एक इम्प्लांट डिवाइस लगा दिया गया, जो इस तरीके के जो इरेगुलर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं उनको सबड्यू करेगा ब्रेन के अंदर। दिस डिवाइस इज नोन एज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस, डीबीएस डिवाइस, which will send electrical signals deep in the brain and that will help in reducing the irregular electrical signals generated in the brain that causes epilepsy based seizures. तो ये दिमाग के अंदर इम्प्लांट, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस इम्प्लांट जो है, ये बिल्कुल नया तरीका है टू डील विथ एपिलेप्सी। अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे हैं एपिलेप्सी से डील करने के लिए, वो है कुछ दवाइयां दी जाती हैं, एंटी सीजर्स मेडिसिन, उसके अलावा केटोजेनिक डाइट विच इज हाई इन फैट्स बट लो इन कार्बोहाइड्रेट। ऐसे डाइट्स भी हेल्पफुल रहे हैं एपिलेप्सी से डील करने के लिए। वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है। उसके अलावा कुछ केसेस में ब्रेन सर्जरी भी करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रिमूव दैट पोर्शन ऑफ द ब्रेन विच कॉजेज ओरिजिनेशन ऑफ सीजर्स। तो हमने एपिलेप्सी के बारे में देखा क्या होता है, इरेगुलर तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेशन विच कॉजेज सर्टेन इफेक्ट्स ऑन बॉडी, एंड एपिलेप्सी के कारण क्या नुकसान हो सकता है।
और फिर हमने देखा कि एपिलेप्सी को लेकर के एक नया ट्रीटमेंट आ गया है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस इम्प्लांटेड इनसाइड द ब्रेन, जो यूके के एक टीनेजर के ऊपर अभी अप्लाई किया गया है इन सक्सेसफुल मैनर। द नेक्स्ट इज अबाउट ऑयल इंपोर्ट फॉर इंडिया। दिस टॉपिक कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम इन द अपकमिंग ईयर। देखिए, भारत ने जून महीने में जिन जिन देशों से ऑयल इंपोर्ट किया है, उनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमने किया है ऑयल फ्रॉम रसिया, और जो दूसरे नंबर पे इराक, उसके तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया हमने रसिया से। रसिया से ऑयल इंपोर्ट हमने इतना इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि जब से रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तब से रसिया के ऑयल सप्लाई पे बैन लगा दिया है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने। उसका मेन बायर हुआ करता था रसिया का जर्मनी। जर्मनी हैज स्टॉप्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया। इसका आप एक कह सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया एट ए कंसेशनल रेट। स्टार्टिंग में तो भारत ने पेमेंट भी लोकल करेंसी में की, रुपए में, और काफी कंसेशनल रेट में हमें रसिया से ऑयल भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इक्वेशंस दैट हैव गॉट जनरेटेड पोस्ट रसियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन। और यही कारण है कि हमारे जो लार्जेस्ट सप्लायर रहे हैं ट्रेडिशनली इराक और सऊदी अरबिया, उनसे हमने ऑयल इंपोर्ट को घटा दिया और रसियन ऑयल के इंपोर्ट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। रसिया से जो ऑयल आता है, उस ऑयल का नाम है यूराल ग्रेड ऑयल, यूराल माउंटेन ग्रेड ऑयल। तो यूराल ग्रेड ऑयल जो है, मतलब अलग अलग देशों से जो ऑयल आता है उनका कुछ एक टिपिकल नाम होता है बेस्ड ऑन सम लोकल कंडीशंस। तो रसिया से जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो है यूराल ग्रेड ऑयल, वहाँ के माउंटेन, यूराल माउंटेन से ये नाम पड़ा है। दिस यूराल ग्रेड ऑयल इज मीडियम सार क्रूड ऑयल, हल्का सा खट्टा मीडियम सार क्रूड ऑयल है। तो अब जरा ये समझते हैं कि क्रूड ऑयल सार क्यों हो जाते हैं। देखिए, सल्फर कंटेंट के कारण क्रूड ऑयल सार हो जाते हैं। तो क्रूड ऑयल इज डिफाइंड एज सार इफ इट्स सल्फर कंटेंट एक्सीड्स 0.5%। सल्फर कंटेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है। सल्फर कंटेंट जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितना ही सार क्रूड ऑयल होगा, उतना ही कम उसके अंदर फिर फ्यूल होंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड ऑल, और उससे उतना ही ज्यादा फिर इमिशन भी होगा सल्फर ऑक्साइड्स के, जो एक तरीके से ऑयल एयर पॉल्यूटेंट है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, दो बातें यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। एक तो रसिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल बन चुका है, उसके पीछे कारण है कंसेशनल रेट पे जो हमें रसिया ऑयल प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज द बैन इट इज फेसिंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, मेन बायर जर्मनी। दूसरा, रसियन ऑयल जो है यूराल ग्रेड ऑयल है, जो हल्के से सार है। सार कंटेंट इसलिए हो जाता है कोई भी ऑयल बिकॉज उसके अंदर सल्फर कंटेंट होता है। 0.5% से ज्यादा अगर सल्फर कंटेंट हो तो उस ऑयल को हम लोग कहते हैं सार ग्रेड ऑयल। रसियन ऑयल इज सार ग्रेड, मीडियम सार ग्रेड ऑयल। तो जितना स्वीट होगा ऑयल, जैसे आप यूके से आने वाले जो ऑयल होते हैं या यूएस से आने वाले जो ऑयल होते हैं, वो स्वीट ग्रेड में आते हैं, उनका सल्फर कंटेंट थोड़ा कम रहता है। रसियन ऑयल का सल्फर कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, सार ग्रेड में आता है। सार इसलिए होता है बिकॉज उसमें सल्फर है, और सल्फर होना कोई अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि सल्फर होगा तो फिर उसके कारण एयर पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, उस तरह से बनने वाले फ्यूल से एयर पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, प्लस उसके अंदर जो बाकी जो फ्यूल कंटेंट है पेट्रोल डीजल, उसकी अमाउंट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next article is Assam Bani entered into its 70th year. This topic is at best important from prelims exam point of view. कभी कभार इस तरह के टॉपिक सीधे सीधे वो पूछ लेते हैं एपीएससी प्रीलिम्स में। असम बानी एक असमीज वीकली है जो आसाम ट्रिब्यून ग्रुप पब्लिश करता रहा है सिंस 1955। तो इसके अब 70 साल हाल फिलहाल में पूरे हुए, इस कारण से आर्टिकल आया था। बस इतना याद रखना है कि असम बानी को एक एसएमईज वीकली है जो आसाम ट्रिब्यून ग्रुप पब्लिश करता रहा है, इसके 70 साल पूरे हुए। वेज एंड मीन एडवांसेस को लेकर के हमने जो प्रश्न दिया था, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लोन मिलता है वेज एंड मीन एडवांसेस में, और इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है जब वेज एंड मीन एडवांसेस में लोन लेते हैं। तो लेसर फ्लोरिकन ऑल्सो नोन एज खारमोर is smallest in the bustard family, that is true, but IUCN में it is categorized as critically endangered, इसलिए again both statements are wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.